जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम यूपी जेई कप 2023 के फिजिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में डी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपी जेई कप का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको देना पड़ता है, और इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद ही जो है सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो क्लास में हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है कि प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र समान है। तो जो आपका प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो किसके समान है? टार्क के समान है, कार्य के समान है, प्रतिबल के समान है, या फिर कोणीय संवेग के समान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है आपको प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर फार्मूला हमको पता है कि E बराबर क्या होता है, H इंटू न्यू होता है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और यही फार्मूला जो है hc बाई लैम्डा हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र जो है सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो H बराबर जो है E बटे न्यू हो जाएगा। E क्या है? E है एनर्जी, और किसी भी तरह की एनर्जी हो गई, आपका कार्य हो गया, उसका विमीय सूत्र होता है यम यल टू टी माइनस टू होता है। नीचे क्या है? नीचे है न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला टी माइनस वन होता है। टी माइनस वन ऊपर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ जाएगा यम यल टू टी माइनस टू। नीचे था टी माइनस वन, ऊपर आया टी, ठीक है, टी प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हमें मिल जाएगा यम यल टू टी माइनस टू में से टी प्लस वन जाएगा, क्या बचेगा? टी माइनस वन बचेगा। तो ये जो है हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ चुका है इसका प्लांक स्थिरांक का। प्लांक स्थिरांक का जो है ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब देखिए इस डायमेंशनल फार्मूला के बराबर इसमें से कौन कौन से फार्मूले हैं। तो पहला दिया गया है टार्क। ठीक है, टार्क को हम लिखते हैं टाउ से लिखते हैं, ये आपका फोर्स इंटू डिस्टेंसी होता है। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यम यल टी माइनस टू। यहाँ पे दूरी रहेगी, इसका डायमेंशनल फार्मूला एल ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर टार्क है इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो निकल के आ चुका है यम यल टू टी माइनस टू। ठीक है, उसके बाद आपका वर्क है, कार्य है, क्या होता है? फोर्स, और क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, दूरी होता है, चली गई दूरी के बराबर होता है। हमने यहाँ पर डी लिख दिया, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही आ जाएगा यम यल टी माइनस टू हमने लिखा है। डी का डायमेंशनल फार्मूला एल हो जाएगा, वही निकल के आ गया यम यल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो देखिए टार्क वाला होगा नहीं क्योंकि टार्क का जो है डायमेंशनल फार्मूला ये है, और टार्क और कार्य का डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र एक ही होता है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है प्रतिबल। ठीक है, तीसरा जो है वो दिया गया प्रतिबल, स्ट्रेस दिया गया है। इसका फार्मूला होता है एफ बटे ए। ठीक है, एफ क्या है? फोर्स है। इसका डायमेंशनल फार्मूला यम यल टी माइनस टू हो जाएगा। नीचे क्या है? नीचे एरिया है, एल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जो है हमें प्रतिबल का फार्मूला मिल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा यम यल टी माइनस टू। नीचे एल स्क्वायर था, हम इसको लाएंगे ऊपर लाएंगे, एल माइनस टू हो जाएगा। और हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यम यल माइनस वन टी माइनस टू मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ चुका है प्रतिबल का। तो देखिए जो हमने प्लांक स्थिरांक का हमने यहाँ पर विमीय सूत्र निकाला है, ये किसी के भी जो है वो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला से मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और इसका फार्मूला होता है कैपिटल एल बराबर यम वी आर होता है। ठीक है, अब जो है हम इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हमारा प्लांक स्थिरांक के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर है। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
m, इसका डायमेंशनल फार्मूला m हो जाएगा। v दिया गया है यानी कि वेग, इसका डायमेंशनल फार्मूला l t-1 होता है। r यानी कि रेडियस दिया गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला l होगा। अब जो है हम इसको यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा m l2, एक l यहाँ पे है, एक l यहाँ पे है, l स्क्वायर हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए अभी हमने यहाँ पर फार्मूला निकाला है, सॉरी यहाँ पे t-1 रहेगा, t-1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ जो है हमारा t-1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे t-1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर प्लांक स्थिरांक का डायमेंशनल फार्मूला है m_l2 t-1, वही एग्जैक्ट फार्मूला हमारा कोणीय संवेग का है m_l2 t-1। तो कहने का मतलब ये कि प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र जो है वो कोणीय संवेग के समान है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो आंसर मैंने आपको यहाँ पे कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैसों की स्थिति के लिए वान डेर वाल्स समीकरण को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है P + A/V², V - V = RT, जहाँ P दबाव है, V आपका मोलर आयतन है, T आपका तापमान है, A और B आपके नियतांक हैं, R नियतांक है। तो A की विमा क्या होगी, ये जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर आपसे समीकरण का कोई भी इस तरह का सवाल दिया है जिसमें कि आपको विमीय सूत्र निकालना है, मात्रक निकालना है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपसे ए की विमा पूछा है। तो देखिए दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है जब उनका विमीय सूत्र समान हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P = A/V², ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आपसे यहाँ पर B का विमा पूछता तो आप यहाँ पर V = B लिख देते। तो B बराबर क्या है, V क्या है, V है आपका आयतन और इसका विमीय सूत्र होता है L⁵। तो ये आपका B का विमा निकल गया, लेकिन हमसे केवल जो है वो यहाँ पर A का विमा जो है वो पूछा है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। P बराबर क्या होता है, F/A होता है, बराबर A/V²। ठीक है, F का डायमेंशनल फार्मूला m_l t-2, ब्रैकेट बंद, नीचे क्या है, एरिया है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L² बराबर क्या हो जाएगा, A/V²। V क्या है, V है आयतन, आयतन का डायमेंशनल फार्मूला L³ हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि A/L⁶ हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा। अब जो है हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका चला जाएगा ऊपर, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा L-2 हो जाएगा m_l t-2, ये आपका ऊपर चला गया L², तो ये हो जाएगा L-2 हो जाएगा। और इसका जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, L⁶ हो जाएगा बराबर A। तो A का डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या मिल जा रहा है, तो A का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हमको मिल जा रहा था कि यहाँ पे L है, यहाँ पे है L-2, यहाँ पे है L⁶। ठीक है, तो L⁶ है, L और यहाँ पे L है तो L⁶ हो जाएगा। L⁶ में से L⁻² हो जाएगा, क्या बचेगा, L⁵ बचेगा। तो हो जाएगा m L⁵ हो जाएगा t-2। ये जो है हमारा A का विमा जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में हमको देखने को मिल रहा है। तो A का डायमेंशन जो है वो हमारा यहाँ पर ये निकल के आ चुका है m_l⁵ t-2। ठीक है, तो A की विमा जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। और अगर यहाँ पे B का डायमेंशन पूछता है वो भी जो है हमने यहाँ पर L³ निकाला हुआ है। तो आपसे B का भी जो है वो डायमेंशन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा फेमस है कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि x समय t में विस्थापन को दर्शाता है तो x = a cos θ दिया गया है, तो त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए आपको त्वरण का फार्मूला पता है कि a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा। साथ में जो है v बराबर क्या होता है, dx/dt होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है और हमें a निकालना है, तो सबसे पहले जो है वो हमें v निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें v निकालना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे v निकाल लेते हैं। तो v बराबर जो है वो आपको हो जाएगा d/dt, x की वैल्यू दी गई है a cos t। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो है आपको अवकलन का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अवकलन का फार्मूला होता है d/dx sin x बराबर क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, और साथ में अगर हम यहाँ पे cos x का अगर हम यहाँ पे अवकलन करें cos x, तो ये हमें मिलता है माइनस sin x मिलता है। तो ये जो फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फार्मूला अगर आपको पता होगा तभी जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो ये फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर v निकाल लेंगे। तो ए जो है ए आपका नियतांक होता है, और जो भी आपका नियतांक होता है उसका अवकलन करते समय या फिर समाकलन करते समय जो है उसको आपको बाहर निकाल देना होता है। तो हम इसको यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, ए हमारा बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद क्या बचेगा, डी बटे डी टी ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस टी, और ये क्या हो जाएगा ए साइन टी जो है वो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ए साइन टी जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्या है, इसके बाद जो है हमको ए निकालना है। ए बराबर क्या है, dv बटे dt है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, d हो गया। इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे कॉस था ना, तो हमने देखा है कि यहाँ पे आपका आएगा माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका माइनस ए साइन टी आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है v की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुकी है माइनस ए साइन टी बटे डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माइनस ए को हम बाहर ले लेंगे। माइनस ए को बाहर लेने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ बच जाएगा, माइनस ए को हमने बाहर लिया है तो यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, माइनस ए को हमने ले लिया बाहर ले लिया, तो ये जगह डी साइन टी बटे डी टी। तो यहाँ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डी साइन एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए कॉस टी आ जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो ए बराबर जो है वो हमें क्या मिल चुका है, त्वरण की वैल्यू हमें हमको यहाँ पर मिल चुकी है। ए बराबर माइनस ए कॉस टी जो है वो यहाँ पर त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, माइनस ए कॉस टी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे सामने निकल के आ चुका है। चलिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक लड़ाकू विमान एक ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कर रहा है, उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका वर्टिकल मोशन से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस वाले पॉइंट पे जो है उस जहाज का जो है यहाँ पर इसका न्यूनतम वेग कितना होगा, इसका न्यूनतम वेग जो है इस वाले पॉइंट पे कितना होगा। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह। सबसे निचला बिंदु जो है वो आपका सी वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका एंगल है वो कितना रहेगा, 90 रहेगा। ठीक है, सी से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से जो है ये आपका पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का जो है आपका एंगल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो है आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, v बराबर √3 + 2 cos थीटा ब्रैकेट में g × l। l क्या है, l इसका डायमीटर है, यानी कि इसके सेंटर से लेके जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका l है, या फिर r जो है वो उस क्वेश्चन में दिया गया है जहां वृत्तीय प्रत्त की त्रिज्या r है, गुरुत्वीय त्वरण g है। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि उच्चतम बिंदु पर यानी कि a पॉइंट पे जो है इसका न्यूनतम वेग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया है कि देखिए यहाँ पे C पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ से लेके और जो आपके यहाँ पर A पॉइंट है इसके बीच का जो यहाँ पर एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो cos थीटा में जो है वो आपको 180 लिख देना है। ठीक है, तो V बराबर जो है वो आपको हो जाएगा √3 + 2 cos 180 डिग्री × g × r, क्योंकि यहाँ पर L की जगह जो है वो आपका क्या दिया गया, r दिया गया है। V बराबर क्या हो जाएगा, √3 + 2 cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है, g × r बराबर क्या हो जाएगा, 3 दिया गया है, और ये आपका -2 हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका रहेगा ये जी r, 3 में से 2 जाकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर जो है न्यूनतम वेलोसिटी जो है वो होगी √gr होगी, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा, √gr जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर इसी तरह जो है आप यहाँ पे सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो है आप यहाँ पे इसका न्यूनतम वेलोसिटी जो है आप निकाल सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें तनाव कितना होगा, तो तनाव के लिए फार्मूला होता है T बराबर 3
mg 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपसे तनाव पूछा जा रहा है, टेंशन पूछा जा रहा है, तो इस वाले फार्मूले को आप अप्लाई कर देंगे, इस वाले फार्मूले को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो कोस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल आएगा, 3 mg जो है आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। v बराबर √2gr जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो यदि रॉकेट पर बल समान रहता है तो इसका त्वरण क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास बल का फार्मूला है, F बराबर क्या होता है, m × a होता है। a बराबर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। ये चीज जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपका F है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। तो अगर F जो है अगर वो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जो आपका A है वो आपका यहाँ पर जो है 1/m के डायरेक्टली जो है आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे m की वैल्यू घटेगी A की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉकेट है, जाहिर सी बात है कि जो आपका रॉकेट है इसके अंदर फ्यूल होगा, इसके अंदर ईंधन होगा, और ये ईंधन जैसे जैसे जलेगा जो आपका रॉकेट है उसका वजन जो है उसी अनुपात में कम होगा, और जैसे जैसे रॉकेट का वजन कम होगा ए का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, तो इसका त्वरण जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गतिज घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल के बीच में सही संबंध क्या है। ठीक है, गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, एफ के लिखते हैं। गतिज घर्षण बल को हम एफ के लिखते हैं। स्थैतिक घर्षण बल को जो है वो एफ एस लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अगर कोई वस्तु किसी समतल पे रखी हुई है, यदि कोई वस्तु किसी समतल पे रखी हुई है और अभी जो है ये चल नहीं रही है, और इसको चलाने के लिए जो है आपने इसके ऊपर एक फोर्स F लगाया है, आपने फोर्स F लगाया है, नीचे जो है वो इसका mg रहेगा, ऊपर जो है इसका यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, जिसको कि हम यहाँ पे r या फिर n से लिखते हैं। तो जब आप इस वस्तु पे बल लगाएंगे इसको आगे की तरफ चलाने के लिए, तो जो आपका ये यहाँ पर समतल है, फर्श है, ये भी इस वस्तु को रोकने की कोशिश करेगा, और आप जिस साइड में बल लगा रहे हैं उसके ये जस्ट अपोजिट बल लगाएगा, जो कि आपका Fs कहलाता है। ठीक है, Fs कहलाता है। और एक बार जब ये आपकी वस्तु चलने लग गई, एक बार जब ये आपकी वस्तु चलने लग गई, उस समय भी जो है इसके ऊपर जो है बल लगेगा। ये वस्तु जो है वो आपके यहाँ पर कुछ स्पीड से चलने लग गई, कुछ यहाँ पर वेलोसिटी से चलने लग गई, इस समय भी जो है इसके ऊपर जो है वो आपका बल लगेगा, लेकिन वो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु चल रही है उस समय उस वस्तु और उस समतल के बीच में जो यहाँ पे घर्षण बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं, एफ के कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गतिज घर्षण बल जो होता है वह हमेशा स्थैतिक घर्षण बल से कम रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप साइकिल चलाएंगे तो जब पहले आपकी साइकिल रुकी हुई है, ठीक है, जब आपकी साइकिल रुकी हुई है उस समय उस साइकिल को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो आपको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आपकी साइकिल चल गई उसके बाद जो है आप धीमे धीमे पैडल घुमारा करिए, साइकिल जो है वो अपनी अच्छी खासी स्पीड में चलेगी। यानी कि उस समय जो है स्थैतिक घर्षण बल जो है वो आपका कम हो जाता है। कहने मतलब ये कि उस समय क्या लगता है, उस समय आपका सड़क और जो आपकी साइकिल है उसके बीच में गतिज घर्षण बल लगता है जो कि कम होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे साइकिल को स्टार्ट करते हैं उस समय स्थैतिक घर्षण बल लगता है जो कि अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि जो आपका यहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल है वह हमेशा आपके गतिज घर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे कर लिया है। जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। एक ट्रक और एक कार समान वेग से गति कर रहे हैं, ब्रेक लगाने पर दोनों निश्चित दूरी के बाद रुक जाते हैं तो। ठीक है, तो देखिए गति की समीकरण हमने पढ़ी थी अपने थ्योरी क्लासेज में, और वहां पे जो है इसके बारे में हमने आपको बताया था कि v² बराबर u² + 2as होता है।
v स्क्वायर क्या है, अंतिम वेग है, u स्क्वायर क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो अंतिम वेग क्या है, 0। कार और बस जो है आपको रुक जा रहे हैं, उनका प्रारंभिक वेग कुछ होगा जो कि यहाँ पर u स्क्वायर है प्लस 2a, और जो आपके यहाँ पर s है इसकी जगह जो है वो हम यहाँ पे d लिख लेते हैं कि जो है यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद जो है ये यहाँ पर d दूरी जो है वो यहाँ पे तय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें d क्या मिल जाएगा, 2ad बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर जो है वो हमको मिल जाएगा माइनस यू स्क्वायर बटे 2a मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये रिलेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। और उसमें एक बात आपको दिख रही है कि जो यहाँ पर चली गई दूरी है वो यहाँ पे द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रक और कार जो है वो दोनों एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, कार और ट्रक जो है दोनों एक समान दूरी तय करेंगे, इस इक्वेशन से हमने यहाँ पर प्रूव किया हुआ है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो गोलीय दृढ़ पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, ठीक है, अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन जो है इसको कहा जाता है। और एक आपका प्रत्यास्थ टक्कर होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होता है जिसको कि हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो आपका अप्रत्यास्थ टक्कर होता है इसके अंदर कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है बल्कि, ठीक है, और जो आपका यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है इसके अंदर कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, अप्रत्यास्थ टक्कर में बिल्कुल गलत है। कुल स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये भी हमारा गलत है। रेखीय संवेग संरक्षित नहीं है। अब देखिए चाहे आपका इन इलास्टिक कोलिजन हो चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों के अंदर जो है जो आपका संवेग होता है वो आपका संरक्षित रहता है। ठीक है, संवेग जो है वो आपका दोनों में संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षित, यही जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी जो है ए बी सी जो है वो आपके यहाँ पर गलत हैं। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो संरक्षित नहीं रहती है, संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ टक्कर में इलास्टिक कोलिजन में जो है वो आपका कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए पूछा गया था, तो इस केस में जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे सही बन रहा है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तनाव युक्त तार में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तनाव युक्त तार में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होगी, तो इसके लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला है। कुल प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है उसका फार्मूला जो है उसको हम यू से लिखते हैं। यू बराबर जो है वो होता है 1/2 गुणे स्ट्रेस। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेस होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल बोलते हैं, प्रतिबल गुणे विकृति, स्ट्रेन गुणे आयतन, ये जो है हमारे यहाँ पर फार्मूला होता है। अगर हम इसको लिख दें इंग्लिश में तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल, ठीक है, स्ट्रेस हो जाएगा गुणे स्ट्रेन हो जाएगा, आयतन जो है उसको हम लिख देते हैं A/L जो है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया कि संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ऊर्जा घनत्व जो है वो आपसे पूछा हो। ठीक है, संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व जो है वो हमको लगता है पूछा गया, और इसको जो है स्मॉल यू से लिखा जाता है, और ये हो जाएगा कैपिटल यू बटे आयतन होता है, आयतन होता है। तो कैपिटल यू की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू आयतन A/L, और नीचे भी क्या है आयतन जिसका की वैल्यू होता है A/L। AL से AL जो है वो आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा 1/2 स्ट्रेस, स्ट्रेस को बोला जाता है प्रतिबल, स्ट्रेन को बोला जाता है विकृति। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर फार्मूला बन के आ जा रहा है 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और अगर हम इसको यहाँ पर डिटेल से लिखें तो ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटू F/A इंटू विकृति को जो है ΔL/L लिखा जाता है,
तो ये जो है हमारा यहाँ पर शॉर्ट में फार्मूला बन जा रहा है 1/2 एफ डेल्टा एल, एफ डेल्टा एल बटे ए एल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एफ डेल्टा एल बटे 2AL भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पानी से भरे जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपके पास एक पानी का बर्तन है, इसके अंदर जो है वो टोटल पानी भरा गया है, इसमें जो है वो यहाँ पे पानी भरा गया है और इसके ऊपर जो है एक बर्फ का टुकड़ा जो है वो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, जो कि आधा यहाँ पे डूबा होगा, आधा जो है ऊपर रहेगा। तो देखिए क्या है कि जो आपके यहाँ पर पानी का जो आपके यहाँ पर पानी है और जो आपका यहाँ पर ठीक है बर्फ है, इनका घनत्व क्या होगा। तो देखिए जो आपके यहाँ पर बर्फ होता है उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का जो डेंसिटी होगा वो बर्फ के डेंसिटी से अधिक होगा। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे कन्फर्म है। इसके बाद में जो है आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी तरल के ऊपर, किसी यहाँ पे पानी के ऊपर तैर रही है, तो वह जितनी डूबी हुई है उतने वजन के अनुसार जो है वो यहाँ पे क्या करती है, उतना वहां से पानी को हटाए। ठीक है, तो अगर कोई चीज तैर रही है तो वह अपने वजन के बराबर जो है वहां से उतना पानी को हटाएगी। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर इतना डूबा हुआ है, ठीक है, तो ये अपने वजन के अनुसार जो है वो यहाँ पर इस पानी को हटाएगी। तो जैसे जैसे ये जो आपका यहाँ पर बर्फ मेल्ट करेगा, वो उसी अपने खाली स्पेस जो उसने यहाँ पर पानी के अंदर था वो उसको ऑक्यूपाई करता हुआ जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पानी का जो स्तर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है कि पानी से भरे जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक गंभीर जलन पैदा करता है। तो आप सभी को पता, हम यहाँ पे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाप से जलने पे जो है बहुत अधिक जो है वो यहाँ पे दर्द होता है और इससे जलन बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसके अंदर गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट भी जो है इसमें होता है। इसके अंदर जो है गुप्त ऊष्मा होती है और इसकी वजह से जो है इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और इससे जो है जलन बहुत अधिक होगा। तो भाप से जो है व्यक्ति बहुत अधिक गंभीर जलता। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप भी है। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जलन होगी, बर्निंग होगी, वो भाप से होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है गुप्त ऊष्मा भी होती है, जिसको कि हम L से लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए, तो सरल आवर्त गति करने वाले एक कण जिसका कि आयाम 7 मिलीमीटर है, ए का वैल्यू जो है वो दिया गया है, ए बराबर 7 मिलीमीटर दिया गया। हम इसको यहाँ पर मीटर में चेंज कर देते हैं, 7 × 10⁻³ मीटर। अधिकतम वेग कितना है, 4.4 मीटर पर सेकेंड है। वी मैक्स की वैल्यू दी गई है 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका दोलन काल क्या होगा, टी का वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वी मैक्स होता है इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वी मैक्स बराबर जो है ए ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T होता है। ठीक है, और टी जो है हमको निकालना है, ए 2π/T वी मैक्स। तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2πA/V मैक्स। अब जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, ए का वैल्यू दिया गया है 7 × 10⁻³ बटे नीचे जो है वो दिया गया है 4.4। ठीक है, तो देखिए जब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2 ये हो जाएगा। टी बराबर हमको मिल चुका है 3.14 × 7 × 10⁻³ बटे 2.2। ठीक है,
तो देखिए जो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आ जाएगा वो जो है वो आपका आ जाएगा 0.01 जो है। अगर आप इसको यहाँ पे भाग करते हैं, चलिए हम यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं पहले। 3.14 गुणे 7, 7 चौक 28, 28 के 8 हो जाएगा, 2 लगेगा, 7 इक्यानवे 7, 7 2 9 हो जाएगा, 70 21 हो जाएगा। 21.98 जो है वो यहाँ पे आ रहा है 21.98 गुणे 10 की पावर -3 बटे 2.2। हम इसको जो है सीधे हम यहाँ पर 22 लिख लेते हैं। अगर हम इसको 22 लिख लें, 22 गुणे 10 की पावर -3 बटे 2.2, पॉइंट हम हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 0, ये चला जाएगा 110 बार। ठीक है, 110 बार जो है आपका चला जाएगा 1 2 3 0.110 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आएगा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो वो जो है हमारा आ जाएगा 0.01 सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 0.01 सेकेंड जो इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर देखने को मिलेगा। 0.01 सेकेंड जो इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिए तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, सभी चीजें सही हैं। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो है वो कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए हम उनको देखते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो देखिए जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और साथ में जो उसका कलर है वह चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और जो कलर है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा जो है बदलाव नहीं होगा, इसमें जो है कोई भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। आवृत्ति में जो है वो कोई बदलाव नहीं होगा। कौन सा अपरिवर्तित रहता है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल और तीव्रता। तो देखिए आवृत्ति में जो है वो यहाँ पे बदलाव आपका नहीं होगा। साथ में वेलोसिटी और वेवलेंथ, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, ये तो जैसे आपका बदल जाता है। वेग तरंगदैर्घ्य जो है आपका बदल जाता है। ठीक है, इसमें जो है हमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो चाल हो गया, इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपको तरंगदैर्घ्य में भी जो है वो आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि फ्रीक्वेंसी और कलर में जो है वो कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब जो है देखिए हम यहाँ से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ फार्मूले भी जो है वो हम यहाँ पर एक डिस्कस कर ले रहे हैं। तो V बराबर क्या होता है, F इंटू लैम्डा होता है। F क्या है, F हमारा फ्रीक्वेंसी है। V बराबर जो है अगर हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिख दें 1/t लिख दें तो V बराबर जो है लैम्डा बटे t हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर फार्मूला हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो वह है आपका आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति में जो है वो कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, वो यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही था। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलता। ठीक है, बाकी तरंगदैर्घ्य बदल सकता है, चाल जो है वो बदल सकती है। चलिए इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रकाश की दो तरंगे हैं, y1 बराबर 6 sin ओमेगा टी, y2 बराबर 10 sin ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों तरंगों की अध्यारोह पर से
अध्यारोपण से उच्चिष्ट मैक्सिमा और निम्निष्ट यानी कि मिनिमा पर तीव्रता का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है कि y बराबर जो है a साइन ओमेगा टी दिया गया है, y1 बराबर, y2 बराबर जो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई दिया गया। ठीक है, ये चीज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए हमारे पास तीव्रता का इक्वेशन होता है I बराबर जो है कि a स्क्वायर होता है। a क्या है यार, a आपका आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका I है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज बिल्कुल यहाँ पे क्लियर। ठीक है, तो y1 बराबर जो है वो यहाँ पर दिया गया है 6, हम यहाँ पे 6 लिखना भूल चुके हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, साइन 6 साइन ओमेगा टी 10 साइन ओमेगा टी। तो देखिए सरल आवर्त गति का जो है हमारे पास, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है। a क्या है, आयाम है। तो यहाँ पे y1 वाले में जो है a की वैल्यू कितनी दी गई है, आपके यहाँ पर 6 दी गई है, a1 की वैल्यू जो है 6 दी गई है, a2 की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर 10 दी गई है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए अधिकतम इसका a मैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, a मैक्स की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा a1 प्लस a2 यानी कि 6 प्लस 10, ये 16 आ चुका है। a मिनिमम कितना हो जाएगा, a मिनिमम आपका हो जाएगा a1 डिफरेंस a2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुकी है और हमसे पूछा है I मैक्स बटे I मिनिमम। ठीक है, तो I मैक्स बटे I मिनिमम क्या हो जाएगा, I मैक्स बटे I मिनिमम बराबर जो है वो हमारा हो जाएगा आपका A मैक्स। ठीक है, A मैक्स रहेगा A मैक्स का स्क्वायर बटे A मिनिमम का स्क्वायर। A मैक्स क्या है, 16 है। ठीक है, A मैक्स क्या है, 16 है, 16 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 16 का स्क्वायर, नीचे है A मिनिमम कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 16 गुणे 16, नीचे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, एक 16 से एक 16 जो आपका यहाँ पर कट जाएगा, 16 बटे 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो 16 बटे 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो इसके लिए जो है ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि आई और ए में क्या रिलेशन है। जो आपका आई होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, और आई मैक्स बटे आई मिनिमम जो है तो क्या हो जाएगा, आई बराबर जो है आपका यहाँ पर ए स्क्वायर। तो आपका इसी रिलेशन से जो है इस चीज को हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं। चलिए इसके बाद जो है हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक बंद सतह में प्रवेश करने वाले और निकलने वाले विद्युत फ्लक्स φ1 व φ2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पर सरफेस बना लेते हैं, इनसे जो है इसमें φ1 फ्लक्स प्रवेश कर रहा है और इससे φ2 फ्लक्स जो है वो निकल रहा है। तो सतह के अंदर विद्युत आवेश क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा होगा तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन होता है। ठीक है, जितने चार्ज इसके अंदर हैं, और यहाँ से जो है क्यू एनक्लोज बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। फाई क्या है, फाई आपका विद्युत फ्लक्स है, और यहाँ पर नेट विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू बराबर हमको मिल जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन जो है ये यहाँ पे चार्ज यहाँ पे निकल के आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो एक धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, यदि विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो अनुगमन वेग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तार का टुकड़ा है, ठीक है, और इसके बीच में जो है V पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। अगर इसको दोगुना कर दिया जाए तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमको अनुगमन वेग में और इसके बीच में जो है हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अनुगमन वेग को जो है वो यहाँ पर VD से लिखा जाता है, और इसका फार्मूला होता है E टाउ बटे M इंटू E, फार्मूला इसका होता है। E विद्युत क्षेत्र है, E बराबर क्या होता है, V बटे L होता है। ठीक है, E टाउ बटे स्मॉल m E की जगह हमने V बटे L लिख दिया है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब का यहाँ पर VD है तो आपका
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के विभवांतर के। ठीक है, ये चीज बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब अगर हम विभवांतर को दोगुना करेंगे तो अनुगमन वेग भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होता है? तो यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर को जो है वो हमें अमीटर में चेंज करना है। गैल्वेनोमीटर को जो है हमें अमीटर में चेंज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना तो क्या होगा? तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर, इसको जो है हमें अमीटर में चेंज करना है। इसके अंदर जो है आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समांतर क्रम में जो है हम इसमें एक संट जोड़ देंगे। संट क्या होता है? एक तरह का प्रतिरोध होता है। इसके समांतर क्रम में जो है हमने यहाँ पर एक संट जोड़ दिया है। इसके समांतर क्रम में जो है हमने एक संट जोड़ दिया है और प्रतिरोध को जो है हम किस तरह दर्शाते हैं? इस तरह दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है टोटल करंट कितना जा रहा था? आई जा रहा था। अब यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर जो है आई जी करंट जाएगा और इसमें जो है आई माइनस आई जी करंट जाएगा। ये आपका संट है। ठीक है, तो देखिए दोनों जो है वो यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में जो है पोटेंशियल सेम रहता है। समांतर क्रम में जो है वो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये आपका V1 हो गया, आपका V2 हो गया। मतलब V1 बराबर क्या रहता है? V2 रहता है। V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। I यहाँ पे क्या है? I माइनस आई जी गुणे क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका I माइनस आई जी इंटू एस हो चुका है। ये जो है आपका हो जाएगा आई जी गुणे जी। जी जो है आपका पर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिल जाएगा? एस क्या मिल जाएगा? संट हमको लगाना पड़ेगा आई जी गुणे कैपिटल जी बटे आई माइनस आई जी। ठीक है, तो संट का प्रतिरोध जो है आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले को मैंने आपको बता दिया, या ये आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को अगर आपको अमीटर में चेंज करना है तो समांतर क्रम में एक आपको प्रतिरोध लगाना पड़ेगा जो कि कम होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में आपको एक छोटा सा प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध हमको लगाना पड़ेगा जिसको कि हम संट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक चोक कुंडली क्या होती है? तो देखिए जो आपके यहाँ पर चोक कुंडली होती है उसका हाई इंडक्टेंस होता है, कम प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जो इसका प्रयोग है वो होता है किसी भी सर्किट के अंदर करंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर उच्च प्रेरकत्व होता है और कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो निम्नलिखित में से क्या कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो देखिए जो आपकी भंवर धाराएं होती हैं, एडी करंट्स होती हैं, उनको कम करने के लिए जो है जो आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसको लैमिनेट किया जाता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर भंवर धाराएं हैं उनको कम करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए इसके बाद जो है हमारा जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया, इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्राकृतिक में अनुप्रस्थ होती हैं। यह निम्न में से किससे स्पष्ट होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? इनके अंदर यहाँ पर कंपन होता है वो यहाँ पर तरंग चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होता है। इनके अंदर वाइब्रेशन जो होता है वो इनके अंदर यहाँ पर कंपन होता है, ऑसिलेशन होता है, वो यहाँ पे तरंग चलने के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये जो है हमें पोलराइजेशन से, ध्रुवण से जो है ये हमें स्पष्ट होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। और देखिए जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से क्लियर है कि इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलता है और इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को
मिलता है। तो अगर कोई करंट, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस दिशा में चल रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। तो ये जो है हमें पोलराइजेशन से पता चलता है, ठीक है, कि जो आपके यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। और क्या लिखा गया, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। अगर प्रकाश चल रहा है और उसके रास्ते में अगर कोई बाधा आती है तो वो उसके किनारों से मुड़ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहते हैं। परावर्तन, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किसी यहाँ पर एक यहाँ पे, ठीक है, सोर्स में आ रहा है, किसी यहाँ पर एक साइड में आ रहा है और वो फिर से जो है उसी साइड में, उसी माध्यम में लौट जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अगर कोई प्रकाश यहाँ पर एक माध्यम में आ रहा है और उसके बाद जो है वो किसी पृष्ठ से, किसी यहाँ पे सरफेस से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है, इसको कि हम यहाँ पर इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो देखिए जो आपके यहाँ पर प्रकाश तरंगे हैं, ठीक है, उनके अध्यारोपण से यहाँ पर कई बार क्या होता है कि किसी किसी पॉइंट पे जो है, ठीक है, वहां पे प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है और किसी किसी पॉइंट पे जो है प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है। दो तरंगों के अध्यारोपण से उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। तो विराम अवस्था में m द्रव्यमान का एक कण गैर शून्य वेगों के दो द्रव्यमानों m1 व m2 में विघटित हो जाता है। कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार प्रारंभिक संवेग बटे अंतिम संवेग, तो यहाँ पे आपका m था और ये आपका था विराम अवस्था में था, मतलब इसके अंदर कोई भी वेग नहीं था, बराबर क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो आपके यहाँ पर कण है आपका विराम अवस्था में था, v की वैल्यू 0 है, m इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है माइनस m1 v1 बराबर जो है m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है वो हमको यहाँ पे समझ में आ चुका है। विघटित हो जाता है, कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर बात की जाए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के फार्मूले की तो वो होता है P बराबर क्या होता है, h बटे लैम्डा होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर λ1 बटे λ2 जो है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अगर बात की जाए तो v1 बटे v2 बराबर जो है m2 बटे m1 जो है वो यहाँ पे चला आ रहा है, v1 बटे v2 बराबर जो है m2 बटे m1 जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से देखिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h बटे p हो जाएगा। तो λ1 बटे λ2 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे p1 बटे h बटे p2 हो जाएगा, h बटे p1 गुणे p2 बटे h हो जाएगा, h से आपका कैंसिल हो गया, p2 बटे p1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है λ1 बटे λ2 बराबर जो है p2 बटे p1 हमको मिल चुका है। p2 क्या हो जाएगा, m1 v2 हो जाएगा, p1 क्या हो जाएगा, p2 क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा, p1 क्या हो जाएगा, m1 v1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो इसके बाद जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं v1 बटे v2 बराबर क्या दिया गया है, v1 बटे v2, ये आपका हो जाएगा v2 बटे v1, v2 बटे v1 बराबर जो है हमारा m1 बटे m2 हो जाएगा, λ1 बटे λ2 बराबर जो है m2 बटे m1, v2 की वैल्यू आ चुकी है m1 बटे m2। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर हमारा m2 से m2 अगर यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, m1 से m1 अगर हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है तो हमें 1:1 जो है वो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1/1 अनुपात जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके अनुसार जो है इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सही आंसर होगा 1:1, ठीक है। एक बार हम इसको यहाँ पर चेक भी कर लेंगे कि सभी चीजें जो है वो यहाँ पर सही हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे सही निकल के आया है,
कि विराम अवस्था में m द्रव्यमान के एक कण गैर शून्य वेगों के दो द्रव्यमानों m1 व m2 से m2 में विघटित होते हैं तो कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात है वो आपका 1:1 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जब दीप्त पदार्थ आपका ठोस या फिर तरल अवस्था में होता है। बिल्कुल सही बात है। सूर्य में अपनी चमक होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन नाभिक का संलयन यानी कि फ्यूजन, जो कि बिल्कुल सही है। जब बहुत सारे छोटे छोटे नाभिक जो हैं वो यहाँ पे आपस में मिलकर बड़े नाभिक बनाते हैं तो हमें बहुत सारी ऊर्जा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसके लिए जो है अत्यधिक दाब, बहुत अधिक दाब की आवश्यकता पड़ती है और अत्यधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें सूरज पे देखने को मिलता है। अत्यधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, तो ये दो कंडीशन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए फ्यूजन होने के लिए सूरज पे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जेनर डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो इसका इस्तेमाल है वो होगा स्थिरीकरण। ठीक है, स्थिरीकरण के लिए जो है वो आपका जेनर डायोड का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे हो चुका है। ये आपका सेमीकंडक्टर से आपका क्वेश्चन आया था। तांबे का एक टुकड़ा और जर्मेनियम का एक टुकड़ा कमरे के तापमान से 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध, ठीक है, 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो देखिए एक चीज जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो आपके यहाँ पर तांबे का टुकड़ा है आपका मेटल है और जो आपके यहाँ पर जर्मेनियम है आपका सेमी कंडक्टर है। ठीक है, सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर मेटल्स होते हैं, अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। वहीं जो आपके यहाँ पर सेमी कंडक्टर्स हैं, इनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध जो है वो कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको जो है आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो 40 केल्विन तक जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर को कम किया जा रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो मेटल आपका दिया गया है, अगर आप यहाँ पे मेटल का टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका प्रतिरोध भी जो है वो यहाँ पर कम होना चाहिए। इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो अगर हम इसका तापमान कम करेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का जो है अगर इसका तापमान करेंगे कम करेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक का बढ़ता है, इनमें से प्रत्येक का घटता है। कापर का घटता है, जर्मेनियम का बढ़ता, जो कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कॉपर का घटेगा क्योंकि टेम्परेचर को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करने पर प्रतिरोध कम होगा कापर का। जो आपके यहाँ पर जर्मेनियम वो आपके यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में तापमान को बढ़ाने पे प्रतिरोध उनका कम होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूपी जेईई कप 2023 ग्रुप ई एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। इसके बाद जो है हम 2022 के भी जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।